नमस्कार दोस्तों। हम लोग इससे पहले अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था पे पूरा अध्ययन हमने कर लिया था और उस दिन की क्लास में हमने बताया था कि एक प्रशासन को चलाने के लिए, एक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। मतलब एक तो नीतियाँ चाहिए और नीतियाँ पे हम लोग की चर्चा हो गई, प्लस सेना प्लस पुलिस, इस पे भी चर्चा हो गई, पुलिस पर भी चर्चा हो गई। और आज उसके बाद न्यायिक व्यवस्था प्लस शिक्षा और राजस्व व्यवस्था, इन सभी पे अध्ययन करना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्व व्यवस्था पे। किस पे है? राजस्व व्यवस्था पे। राजस्व व्यवस्था चलने से पहले, अर्थात अंग्रेजों की राजस्व प्रणाली देखने से पहले हम लोग को एक ये देखना होगा, राजस्व प्रणाली है ना, राजस्व प्रणाली। और इस राजस्व प्रणाली में भू राजस्व प्रणाली, हम लोग अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली पे बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले भू राजस्व प्रणाली पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आप लोग को भू राजस्व प्रणाली कहीं पर भी देगा, ठीक है, तो वहां पे क्या क्या पॉलिसियां अपनाई जाती है। तो ये गौर कीजिएगा कि यदि आपको कभी मौर्य का प्रशासनिक व्यवस्था देखना हो, या मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था देखनी हो, या दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था देखनी हो, और या ब्रिटिश का हो, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भू राजस्व प्रणाली। सबसे पहले किसी भी चीज की भूमि की माप होती है। क्या होती है? भूमि की माप होती है। भूमि की माप होती है। भूमि के माप हो जाने के बाद भूमि की पैमाइश की जाती है। भूमि की पैमाइश की जाती है। भूमि की पैमाइश की जाती है। और पैमाइश करने के बाद भूमि का वितरण किया जाता है। भूमि का वितरण किया जाता है। आप जैसे मध्यकालीन में जाएंगे या प्राचीन काल में जाएंगे तो चचार, पोलज, है ना, मतलब ऊसर भूमि, प्रति भूमि, ये सभी का मतलब कौन बंजर भूमि है ना, तो इस तरीके से भूमि का डिवाइडिंग किया जाता था। तो भूमि की पैमाइश हो गई, पैमाइश करने के बाद उसका वितरण कर दिया गया। वितरण करने के बाद कर का निर्धारण होता है। कर का निर्धारण। अब कर का निर्धारण होगा तो यहां सवाल फिर खड़ा हो जाएगा। खड़ा होगा, ये कर का निर्धारण जो होगा किस पर होगा? जमीन पे होगा या उत्पादन पर होगा? उत्पादन या फसल पर होगा? जमीन पे होगा या उत्पादन पे होगा? बोला ठीक है। यदि उत्पादन पे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि मध्यकालीन में हम लोग मुगलों की जो भू राजस्व प्रणाली देख रहे थे तो उसमें उत्पादन पे कर लिया जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने जमीन पे लगाया। अभी हम सबका सेटअप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल फिर खड़ा हो गया, वसूलेगा कौन? अब वसूलेगा कौन? यदि उत्पादन पे ले लिया तब तो टेंशन खत्म है। यदि जमीन पे लिया तो कितना प्रतिशत, है ना, कितना प्रतिशत? ये कितना प्रतिशत?
इसमें भी कितना प्रतिशत, ठीक है। अब वसूलेगा कौन, और वसूलेगा कौन, उसके साथ साथ कुछ नियम भी होगा ना, है ना। तो नियम ये कि एक सूर्यास्त नियम था, सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त नियम। अब ये हमारा चीज समझिए पहले, कहीं का भी आपको भू राजस्व प्रणाली देखना हो, कहीं का भी भू राजस्व प्रणाली देखना हो, तो सबसे पहले तो भूमि की माप होती है, उसके बाद पैमाइश होती है, फिर भूमि का वितरण किया जाता है, फिर कर का निर्धारण किया जाता है। तो कर का निर्धारण किस पे, जमीन पर कि उत्पादन पे। फिर सवाल खड़ा होता है वसूलेगा कौन, और वसूलने के साथ साथ कुछ नियम है, कड़ा कानून है, तो वो भी चीज देखा जाता है। अब हम लोग आज का जो क्लास होगा वो स्पेशली क्या होगा, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली। और इस व्यवस्था में आप किसी की भी भू राजस्व प्रणाली को आप लोग सेटअप कर सकते हैं। यदि मुगलों की आप सेटअप करना चाहते हैं तो मुगल का सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में हम लोग अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली पे चर्चा करेंगे। तो अंग्रेज भी जब आए तो अब देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू कर दिया। द्वैत शासन, द्वैत शासन मीन्स क्या हो गया, इसमें दीवानी और फौजदारी का मामला था, दीवानी प्लस फौजदारी का मामला था। दीवानी से संबंधित था कि जो कर की दर होगी या भू राजस्व की नीतियां होगी वो कौन लगाएगा, अंग्रेज, ठीक है। तो उसके बाद एक फौजदारी, तो दीवानी वाला मामला चला गया किसके पास, अंग्रेजों के पास। और धीरे धीरे वारन हेस्टिंग्स 1772-73 में आते हैं, वारन हेस्टिंग्स, और वारन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, बंगाल में से द्वैत शासन समाप्त कर देते हैं, बंगाल में से द्वैत शासन समाप्त कर देते हैं, द्वैत शासन समाप्त कर दिए। और द्वैत शासन समाप्त करने के बाद ये बोले कि हम क्या करते हैं, बंगाल के क्षेत्र में, पहले बंगाल के क्षेत्र में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू करेंगे, मतलब 5 वर्ष के लिए लगान वसूलेंगे। फिर नियम बना के नहीं धीरे धीरे जो है ना 1 वर्ष का किया, 1 वर्ष का किया। उसके बाद कॉर्नवालिस आए, बोले नहीं हम जो है भारत में पूरे क्षेत्र में कहां पे कैसा कैसा व्यवस्था होगा वो चीज का निर्धारण करेंगे। और बंगाल के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट किया। तो कॉर्नवालिस भी आए तो सबसे पहले यहां क्या किए, भूमि का जो है माप कर दिए। उसके बाद भूमि का वितरण कर दिए, भूमि की पैमाइश कर दिए, और भूमि की पैमाइश के बाद उसका वितरण कर दिया गया। फिर कर का निर्धारण पे सवाल आया, तो बोला कि नहीं, हम जो कर लगाएंगे वो कर मेरा होगा किस पे, जमीन पे। किस पे होगा, जमीन पे, जमीन पर। बोला ओके, जमीन पे मतलब फिक्सेशन हो गया, जमीन पे आपको टैक्स लेगा। फिर बोला कि वसूलेगा कौन, तो वसूलेगा कौन, तो उन्होंने सोचा कि हमें भारत में हैंड चाहिए। क्या चाहिए, हैंड चाहिए। और हैंड चाहिए तो उन्होंने एक पूरे भारत का मुआयना करने के बाद सोचा कि सबसे ज्यादा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में जमींदार लोग हैं और पंजाब के क्षेत्र में मुखिया लोग का वर्चस्व है। तो वो हैंड वसूलने के लिए उन्होंने क्या किया कि जमींदार को नियुक्त किया, महाल को नियुक्त किया। अब बोला कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पे ज्यादा उपज नहीं होती है, उसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा रैयत के साथ, रैयत के साथ।
ये तीनों जमींदार के साथ लेगा, उसके बाद महल के साथ लेगा, उसके बाद रैयत के साथ लेगा। बोलो ओके। फिर अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपना दिया कि नहीं, हम एक सूर्यास्त नियम भी अपना देते हैं कि शाम ढलने से पहले हमको क्या चाहिए, कर चाहिए। बोला ओके। अब यहां पे फिर एक सवाल ये खड़ा हो गया, अंग्रेज जमीन पर जो लगाया, तो अंग्रेज अपने आप को उपयोगितावादी सिद्धांत का मुआयना देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जमीन पर हम इसलिए कर लगा रहे हैं कि ताकि तुमको फिक्स रहे कि तुमको कितना टैक्स देना है, कितना देना है। आदमी को पता रहेगा कितना देना है, हमको पता रहेगा कि कितना लेना है, और उसी अनुसार से हम तुम्हारा क्या करेंगे, विकास करेंगे। उसी के अनुसार क्या करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन ये जमीन पर जो फिक्सेशन कर दिया, आगे चल करके हम आपको बताएंगे इसकी दूरगामी परिणाम क्या क्या हुई, अकाल, है ना, ये सभी जो है इसी पे फिक्सेशन होने के कारण हो। यदि जमीन पे नहीं होता, हालांकि देखिए मुगलों के काल में किस पे लिया जाता था, उत्पादन पे लिया जाता था। मान लीजिए कि एक किसान के साथ यदि जमीन पे प्रोडक्शन हुआ, है ना, उत्पादन हुआ, और उत्पादन होने के साथ उस पे कर लिया जाता था। मान लीजिए कि आपको 1 कुंटल हुआ तो उसका जो है 20% हम ले लेंगे, तो फिक्स हो गया। लेकिन यहां क्या कर दिया कि तुमको प्रोडक्शन हो या ना हो, है ना, तुमको 50% टैक्स देना है तो 50% देना है। अब मान लीजिए बाढ़ आ गया तो क्या होगा, फसल तो होगा नहीं। अब फसल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसानों का जो है दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसी का भू राजस्व, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली का ही परिणाम था कि किसान शोषित होते चले गए। और उन्होंने जो सोच करके जमींदार, महल और रैयतों की जो व्यवस्था अपनाई, वो अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार। ये चीज जो है अंग्रेजों की पॉलिसियां आप समझ जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही मार्मिक घटना है। हम एक बार जमींदारों की भी व्यवस्था बताएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अंग्रेज की पॉलिसी क्या थी। मतलब यहां तो बोलते हैं, ए भारतीय, है ना, हम फिक्स कर देते हैं तुम्हारे ऊपर जमीन पे कर, तुम कितना दोगे तुमको पता रहना चाहिए, हम कितना लेंगे हमको पता रहना चाहिए। दोनों को यदि पता रहेगा तो कितना हमको मिलेगा, तो उसी के अनुसार हम डेवलपमेंट करेंगे। किस पे करेंगे, तुम्हारे ऊपर ही करेंगे। लेकिन ये कल के दिन मालूम नहीं था कि आगे परिणाम क्या निकलने वाला है। यदि मान लीजिए कि आपको जमीन पर यहां फिक्स कर दिया, जमीन पे फिक्स कर दिया, तो आपको मान लीजिए 50% कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, हालांकि था 50%, 55% ऐसे तक था। इतना यदि कर दिया तो मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो तुमको फसल हो या ना हो, हमको तो कर चाहिए ही चाहिए। अब उतना यदि कर नहीं देगा तो सब जमीन है किसका, अंग्रेज का, और बाद में जो है तुमसे छीन लेगा। मतलब तुमको तत्काल दे रहा है जमीन, ए मालिक तुम हो, लेकिन टोटल जमीन किसका है, अंग्रेजों का। और वो किसको दे रहा है, जमींदार को दे रहा है, रैयत को दे रहा है, महल को दे रहा है। बाद में कल के दिन तुम हमको यदि कर नहीं दोगे तो तुमसे हम जमीन छीन भी सकते हैं, है ना। और आगे परिणाम ये निकलता है कि हमारे कृषक जो है वो इतना शोषित होते हैं कि आगे कृषक आंदोलन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद वसूलेगा कौन में, तो जमींदार, महल, रैयत तो हो ही गया। उसके बाद बोला कि हम सूर्यास्त नियम कर देते हैं, मतलब शाम ढलते ढलते तक हमको क्या चाहिए, कर चाहिए। ओके, तो यहां तक जो पॉलिसी थी, तो उस पॉलिसी में अंग्रेजों ने भी भूमि की माप कराई, भूमि की पैमाइश कराई। कर का निर्धारण यहां उन्होंने क्या किया, जमीन पे कर दिया।
और जमीन पे करने के बाद वसूलेगा कौन, तो वसूलेगा कौन, तो उस पे सवाल खड़ा हो गया। तो उन्होंने देखा कि भारत में कहां पे कौन कौन लोग हैं जो हमको समर्थन कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग कहते हैं यदि ये जमींदार यदि हमारे साथ ना होते तो हम हवा के झोंके की तरह उड़ जाते। ठीक है, ये जमींदार, तो वो अपना हैंड तैयार कर रहे थे। अभी बताएंगे कि इससे हमारे कृषक भी कैसे शोषित हुए हैं, वो बताएंगे आगे जब हम इसका इफेक्ट देखेंगे। लेकिन ये पॉलिसी हम लोग देख लिए तो इतना पता चल गया कि हमें कब कब क्या करना है और किसी के समय में, किसके समय में कैसा टैक्सेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और इस सिस्टम के तहत आप किसी को भी सेटअप कर सकते हैं। तो एक रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया भूमि की माप, उसके बाद हमने किया पैमाइश, उसके बाद हमने किया वितरण, उसके बाद हमने किया वितरण के बाद कर का निर्धारण, कर का निर्धारण किस पर, तो यहां अंग्रेजों ने जमीन पर किया। कर वसूलेगा कौन, वसूलेगा कौन, तो यहां जमींदार, रैयत और महाल वाला इलाका, महाल मतलब गांव का मुखिया। उसके बाद इसके लिए कड़ा कानून सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त नियम। इसी के तहत हमारी अंग्रेजों की भी भू राजस्व प्रणाली रही। और भू राजस्व प्रणाली इसी में हमारा देखते हैं। तो अब स्पेशलाइज्ड करके सबको अलग अलग से हम लोग देखते हैं, अलग अलग से देखते हैं। तो यहां देखिए अस्थाई बंदोबस्त, ये है अस्थाई बंदोबस्त। कर्नवालिस जब हमारे यहाँ आते हैं, उससे पहले वारेन हेस्टिंग्स 1772-73 में जब द्वैत शासन समाप्त कर देते हैं, तो द्वैत शासन समाप्त करने के बाद बोलते हैं कि हम पंचवर्षीय, है ना, 5 साल के लिए लगान वसूलेंगे। उसके बाद वह नियम बनाते हैं कि नहीं, एक एक वर्ष के लिए जो है लगान लिया जाएगा। उसके बाद बोलते हैं, जब कर्नवालिस आते हैं तो बोलते हैं नहीं, अब हम फिक्स्ड कर देते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, तो परमानेंट सेटलमेंट तो किसके साथ, है ना, जमींदारी के साथ। तो इसलिए इसका नाम या तो जमींदारी बंदोबस्त बोलिए या अस्थाई बंदोबस्त बोलिए। ठीक है, ये कौन किए, कर्नवालिस किए। कौन किए, कर्नवालिस किए। कब किए, 1793 में। ठीक है, कहां किए, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। कहां किए, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना क्षेत्र पे, पूरे भारत में जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में कितना क्षेत्र में जो है अस्थाई बंदोबस्त, तो आप खुद समझ सकते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पे वर्तमान समय में भी जमींदार रहे, ठीक है, और वो ये क्षेत्र में टोटल 19% के क्षेत्र में क्या लगाया, अस्थाई बंदोबस्त, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। फिर बोला भूमि पर स्वामित्व किसका, जमींदार का। भूमि पर स्वामित्व किसका, जमींदार का। ओके, जमींदार का। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार को राजस्व का उत्तरदायित्व जमींदार को। अब ब्रिटिश सरकार जो अपना कर वसूलेगी तो वो किससे लेगा, उसका उत्तरदायित्व कौन होगा, तो जमींदार होगा, है ना। कर की दर कितनी, तो 10/11 हिस्सा जमींदार को मिलेगा और बाद बाकी जो है वो किसको मिलेगा, अंग्रेजों को मिलेगा। अब इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि आपसे इतना क्षेत्र में 100% कर दिया, 100% कर दिया, तो इसका 11वां हिस्सा ये किसको जाएगा, जमींदार को। और
89% जो है वो किसको जाएगा? अंग्रेज को, अंग्रेज को। इतना। अब यहीं पे समझिए एक जमींदार से भी कर लेता था अंग्रेज, जमींदार से भी कर लेता था। अब जमींदार से भी कर लेता है और वसूलने के लिए उसको देता भी है। अब एक आदमी के पास, मान लीजिए एक जमींदार के पास 100 एकड़ जमीन है। कितना जमीन है? 100 एकड़ जमीन सपोज कीजिए, ठीक है। अब 100 एकड़ जमीन में वह जमींदार तो खुद जो है खेती तो करेगा नहीं, तो किससे कराएगा? किसान से कराएगा, किसान से कराएगा। और किसान से कराएगा और टोटल प्रोडक्शन तो ले नहीं रहा है, उपज पे जो है वो कितना, मान के चलिए इसी जमींदार से वो 100 एकड़ का जो है कितना कर ले लिया आपको? 89%। अब बच गया कितना? मतलब 10/11वां हिस्सा जो है वो किसको मिलेगा? जमींदार को मिलेगा। अब जमींदार भी जो है क्या करने लगे, अपना इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि करों का दर जो है चुपके से वो किस पे लेने लगे? रैयतों से, किसानों से। अब एक चार्ट के माध्यम से इसको भी समझ लीजिए कि जमींदारी व्यवस्था में भी कैसे गड़बड़ी है। ये देखिए, ठीक है, यहां देखिए, ये है कंपनी राज, कंपनी का राज, कंपनी का राज। उसके बाद इसके अंदर कौन था? जमींदार, जमींदार, जमींदार। और जमींदार के अंदर क्या रहता था? अनेक गांव का नियंत्रण रहता था, अनेक गांव का नियंत्रण जमींदार, ठीक है। इसके नीचे कौन होता था? रैयत, रैयत मतलब किसान, ठीक है। इसके नीचे क्या होते थे? सिकमी रैयत, सिकमी रैयत, ठीक है। और यहां क्या होता था? जोतदार, जोतदार या उसको बोलेंगे मतलब साहूकार, साहूकार, महाजन, है ना, महाजन, इस तरीके से अभी हम बता रहे हैं। और इसके नीचे भी ये सिकमी रैयत, सिकमी रैयत, सिकमी रैयत। अब यहां पे देखिए, ये कंपनी का राज है और बंगाल, बिहार के, उड़ीसा के क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया। इसलिए यहां हमने क्या दिया? जमींदारी बंदोबस्त। और उसके अंतर्गत क्या रहता था? अनेक गांव का नियंत्रण रहता था। खेती जो करेगा वो जमींदार नहीं ना करेगा, वो कौन करेगा? रैयत ही करेगा। और रैयत से वसूलेगा कौन? जमींदार वसूलेगा। तो ये रैयत हुआ। अब ये रैयत टोटल पे तो नहीं करेगा, तो कुछ क्षेत्र क्या होता था? वो सिकमी रैयत, मतलब जो निचले तबके के रैयत किसान थे, है ना, जिनके पास एकदम नहीं है भूमि, उनको दे दिया जाता था। तो सिकमी रैयत लगान किसको देगा? इस रैयत को। लगान किसको देगा? इस रैयत को। ये रैयत किसको देगा? जमींदार को। और ये जमींदार किसको देगा? अंग्रेज को। क्लियर हुआ? मतलब ये सिकमी रैयत किसको लगान दिया? रैयत को। रैयत किसको दिया? जमींदार को। जमींदार किसको दिया? कंपनी को। अब खेत, ये क्षेत्र पे काम कौन कर रहा है? ये मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे? अभी देखिए, अब मान लीजिए इस पे खेती कर रहा है ये सिकमी रैयत, उससे वो रैयत लिया, रैयत से जो है जमींदार लिया, और जमींदार से जो है कंपनी लिया। कंपनी कितना? 89% तो कंपनी ले रही है, और 11% जो है वह किसके पास जा रहा है? जमींदार के पास जा रहा है। तो 10/11वां हिस्सा वो जमींदार को मिलता था, क्योंकि वो वसूल करके दे रहा, ठीक है। अब
वसूल करके दे रहा है, तो ये जमींदार क्या करता था कि इस पे ज्यादा से ज्यादा बर्डन डाल देता था। ये इस पे ज्यादा से ज्यादा बर्डन डाल दे रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बर्डन डाल दे रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, ये आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा, इनके पास बचा क्या, कुछ नहीं, है ना। और आगे चल करके परिणाम क्या निकलेगा, यही सब कृषक आंदोलन में तब्दील हो जाएंगे। क्लियर? यहां मेरे ख्याल से ये वाला आपको पोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरीके से चलिए अब रैयतवाड़ी व्यवस्था पे हम लोग देखते हैं। रैयतवाड़ी, तो ये वाला क्षेत्र जो था, ये तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। अब रैयत वाला जो क्षेत्र था, ये कौन किया, तो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। थॉमस मुनरो और कर्नल रीड कब किया, 1820 में किया। कहां किया, बंबई, मद्रास और असम के क्षेत्र में। ठीक है, कितना क्षेत्र में, तो समस्त क्षेत्र का 51%। ये देख लीजिए, वो यही इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहां पे कोई प्रोडक्शन उत्पादन नहीं हो रहा। उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वहां बोला किसान हम तुमसे डायरेक्टली टैक्स लेंगे। ठीक है, खुश। चलो, भूमि का मालिक कौन, किसान। भूमि का मालिक कौन, किसान, है ना। अब कर देने का दायित्व किस पे होगा, तो किसान पर। कर का दर कितना होगा, 30 से 50%। 30 से 50%। अब यदि एक पहाड़ी इलाका है, सपोज कीजिए, है ना, ये पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाका में उत्पादन का 50% ले लिया कौन 50% अंग्रेज ले लिया, और इसी 50% में एक किसान को जो है मतलब अपने फैमिली का खर्च वहन करना है। तो आप समझ सकते हैं। और यदि गलती से यदि असम के क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो फसल तो होगा नहीं। ठीक है, तो संतुष्टि के लिए मालिक तो तुम है और तुम हमको कर दोगे। चल, उसके बाद महाल। महाल मतलब होता है गांव का मुखिया, या गांव बोलिए, और उसका गांव का कोई तो एक मुखिया होगा, तो वो वसूल करके देगा। ये लाया कौन, हॉल्ट मैकेंजी। कब लाया, 1833 में। कहां पे लाया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में। टोटल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र, 30% क्षेत्र। भूमि पर स्वामित्व किसका, पूरे गांव का। राजस्व की जिम्मेदारी तो पूरे गांव की। कर की दर कितनी, 55%। 55%। इस तरीके से आप अंग्रेजों की राजस्व प्रणाली समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की राजस्व प्रणाली कहीं ना कहीं वह जो उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं कि नहीं, हम एक फिक्स कर देते हैं कि तुमको पता रहे कि कितना कर देना है, और हमको पता रहे कि हमको कितना लेना है, और दोनों को यदि पता रहेगा तो उसी अनुसार से हमारा डेवलपमेंट होगा। यह तत्काल तो हमारे लिए खुशी की बात थी, लेकिन एक भविष्य में इस व्यवस्था की कई सारी कुरीतियां उभर करके आती है, जैसे अकाल एक इसी की परिणाम है। ठीक है, कृषक भूखे मरने लगते हैं, और परिणामतः जब इसी में अगेंस्ट इतना उभर करके आएगा, इसके विरुद्ध कि लोग विद्रोह करने पे आतुर हो जाएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग को अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली के साथ साथ पूरे भारत की भू राजस्व प्रणाली का सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे, और इसी तरीके से सिस्टम होता है। और आगे जो अब होगा प्रशासनिक व्यवस्था में, मेरा न्यायिक और शिक्षा, यह दोनों एक ही दिन हम लोग क्लास लेकर के समाप्त कर देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नंबर है 9304298616। धन्यवाद।